कोरिया का एक युद्ध जहाज जिस पर कुछ दिनों के लिए लोगों को समुद्र घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है। इस समुद्री यात्रा में अलग अलग तबके के लोगों को मिलाकर कुल 121 लोग शामिल हैं, जिसमें है एक नया शादीशुदा जोड़ा और देश के प्रेसिडेंट का एक दावेदार, उसका बेटा और 4 दोस्त, 3 वेश्याएं और एक गुंडों का दल और एक बूढ़ा आदमी। यात्रा के इस शुरुआत में एक नया जोड़ा दिखाया गया। हस्बैंड दक्काशी ने कहा, युद्ध में ना जाने इस जहाज पर कितने ही लोगों का खून बहा होगा। तभी वाइफ ईवा की नजर मिनिस्टर के बेटे यानी एडम पर पड़ी। एडम कहता है, आपकी तरह मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। इसके बाद ही उनके पास एक गुंडों का दल आ गया। गुंडों के बॉस चोंग ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, अब से हम आपकी खातिरदारी के लिए हाजिर रहेंगे और अगर किसी तरीके की परेशानी हुई तो हुक्म कीजिएगा। उनके आलीशान कमरे के बाहर कुछ वेश्याएं खड़ी हैं जो कमरे के अंदर ताक झांक कर रही हैं। वो वेश्याएं जहाज के स्टाफ से शिकायतें करती हैं, जब सभी यहाँ पर यात्री हैं तो इतना फर्क क्यों। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और लड़कियों पर अपना धौंस जमाने लगे। इस शोर शराबे से तकाशी और उसकी पत्नी ईवा वहां पर आ पहुंचे। तकाशी उन वेश्याओं का साथ दे रहा था, जिससे माहौल कहीं ज्यादा बिगड़ जाता है। कांच के दरवाजे के भीतर से मिनिस्टर ये सारी एक्टिविटीज देख रहा है। मिनिस्टर के बेटे एडम ने कहा, ये गुंडे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमने इन्हें तनख्वाह पर रखा है। मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इस लायक हैं कि लोग हमारी जी हुजूरी करें। अभी कॉरिडोर में बैठे ईवा और दकाशी की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो एक कोने में फ्लास्क में मिट्टियां इकट्ठा कर रहा है। ईवा के पूछने पर सिर्फ वो मुस्कुरा देता है। कप्तान के इशारे के बाद ये जहाज अपने सफर के लिए रवाना हुई। अभी जब खाने का समय हुआ तो कप्तान एडम और मिनिस्टर के साथ बैठकर अच्छे खाने खा रहा था और दूसरी तरफ बाकी यात्रियों को साधारण सा खाना मिला है। ये फर्क सभी लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि आवाज उठाए। इतने में जोंग भी वहां मिनिस्टर के पास आकर बैठ गया और हर बार की तरह उनकी तरफदारी करने लगा। इस बात पर तकाशी को गुस्सा आ गया और वो कप्तान से कहने लगा, आखिर इतना फर्क क्यों है। इस बात पर चिढ़कर कप्तान कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है। इस बात पर तकाशी ने कहा कि जो पद में बड़े हैं उनको तो कम ओहदे वालों से समानताएं बना के रखनी चाहिए, ना कि ऐसे फर्क करना चाहिए। गुंडे गाली गलौज पर उतर आए। सभी लोग की नजर इस माहौल पर जाने लगी। अभी मिनिस्टर खड़ा होकर सभी के सामने माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद ही वो सारे गुंडे दक्काशी को धमकी देते हैं। अभी ईवा नोटिस करती कि वो बूढ़ा आदमी किचन के कूड़ेदान से कुछ अजीब सी चीजें चुन रहा होता है। ईवा ने उस बूढ़े आदमी का पीछा किया और उसने देखा कि एक मिट्टी से भरे ग्लास में वो आलू बो रहा है, उन आलूओं को पानी दे रहा है और चुराए गए 2 अंडों को वो बल्ब के पास में रखकर उन्हें गर्माहट दिला रहा है ताकि आगे चलकर उनमें से चूजे निकल सकें। ये देखकर ईवा को बड़ा अजीब लगा। शाम को कोई सट्टेबाजी में अपनी तकदीर आजमा रहा है तो दूसरी तरफ वेश्याओं के साथ गुंडे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ईवा और तकाशी को देख रहा एकटक मिनिस्टर के पास जोंग आया और बोला, अगर आपको वो लड़की पसंद है तो हुक्म कीजिएगा, आज रात ही वो लड़की आपके कदमों में हाजिर होगी। खुद को भगवान समझने वाला मिनिस्टर कह बैठा, आखिर पता तो चले तुम्हारे करने और कहने में कितना फर्क है। और उसी शाम हैवानियत इंसानियत को जीत खाई। उसी रात को नशे में धुत होकर 4 लड़कों ने ईवा के साथ गैंगरेप किया। तकाशी को गुंडों ने इतना मारा कि वो अधमरा हो चला। ये सब देख और सुनकर जोंग काफी खुश हो रहा था। पहले से ही उसकी दकाशी से नोक झोंक थी। इसके बाद जोंग ने दकाशी को समंदर में फेंक दिया। उन 4 लड़कों के बाद उस गुंडे ने अपना मन भरा और आखिर में मिनिस्टर के कमरे में उसे फेंक आया। अपने बाप के इस करतूत से बेखबर एडम जब आया तो जोंग ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। मिनिस्टर कमरे से बाहर निकला और जब एडम कमरे में गया तो ईवा की हालत देखकर उसे बहुत रहम आया, लेकिन आखिरकार वो भी अपने अंदर के जानवर को रोक न सका और एक बार फिर से ईवा हवस की बलि चढ़ी। आज इस जहाज में मौजूद सारी वेश्याओं की तरह ईवा भी मैली हो चुकी है, लेकिन इन सारी घटनाओं को गौर से वो बूढ़ा आदमी देख रहा है।
जब ईवा को होश आया तो वो हस्बैंड दकाशी को पागलों की तरह पूरे जहाज पर ढूंढने लगी। जब उसका हस्बैंड उसे नहीं मिला तो वो थक हार कर खुदकुशी करने ही वाली थी कि उस बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। ये रात तो ईवा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन आने वाले कल के बारे में किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया है। अगली सुबह जब ईवा जगी तो उसने देखा कि जहाज पानी में नहीं बल्कि आसमान में तैर रहा है। जहाज बादलों की लहरों में डूब चुका है। ये नज़ारा देखकर तो सारे लोग घबरा गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कप्तान अपनी घोषणा करते हुए कहता है कि ना तो जहाज में रडार है, ना ही कोई सिग्नल है, और हम कहाँ हैं ये बताना बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेकिन समाधान निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग शांति बनाए रखें। इसके बाद जब ईवा बूढ़े आदमी के कमरे में गई तो उसने देखा कि उन 2 अंडों से मुर्गी के बच्चे निकल चुके हैं। उन बीज से पौधे भी उग गए हैं। ईवा ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस बात पर बूढ़े आदमी ने सिर्फ उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा थमा दिया। इसका मतलब है कि शायद ईवा प्रेग्नेंट है और ये पौधा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक इशारा है, जिसकी खबर ईवा को भी नहीं थी। दूसरी तरफ रेडियो पर कप्तान सिग्नल ढूंढ रहा है और मिनिस्टर गुंडों का दल लेकर कैबिन में घुस पड़ा। मिनिस्टर ने कप्तान से कहा, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? कप्तान ने कहा, नहीं, ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे साथ। फिर मिनिस्टर के पूछने पर पता चला कि अभी सबके लिए केवल 6 दिन का राशन बचा है। ये सुनकर सभी लोग खाने के कमरे की तरफ भाग पड़े और कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर कप्तान ने सभी को पीछे हो जाने के लिए कहा, ताकि कप्तान को मिली ट्रेनिंग के अनुसार वो सारी चीजें हैंडल कर सके। लेकिन बीच में ही मिनिस्टर सहित गुंडों ने बंदूक दिखाकर क्रू मेंबर को दबा दिया और मिनिस्टर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सबको बहला फुसलाकर कि मैं उनका मंत्री हूँ, जनता का सेवक हूँ और सबको बराबर का खाना मिलेगा। और इस बात पर स्टोर रूम की चाबी उस मिनिस्टर के पास आ गई। लेकिन लोगों के जाते ही उस मिनिस्टर ने अपना असल रंग दिखाया। मिनिस्टर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अब से सभी को आधा पेट ही खाना दिया जाए और मिनिस्टर के यानी उसके खुद के दामन में कोई भी कमी न हो, कोई भी कसर न हो। मिनिस्टर के इस मनमानी से कप्तान के एक स्टाफ ने कहा कि हमें खुद की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हथियार बरामद करने होंगे ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें, और अभी हम सभी को शांति से रहना होगा। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, लेकिन इसके बाद खाना दिन भर में सिर्फ एक बार मिलने लगा। गुंडे और लोगों में खाने पीने की बात को लेकर मारपीट तो होना आम बात हो गई थी। अभी खाने के साथ साथ पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इस बीच वो बूढ़ा आदमी निरंतर रूप से अपना काम किए जा रहा है। पौधों को सींचने के लिए उसने लोगों के मल मूत्र का इस्तेमाल किया। ईवा भी उसका साथ देने लगी। हालांकि ईवा को ये सारी चीजें बेबुनियादी दिख रही थीं, क्योंकि ईवा के अनुसार उन लोगों के पास इतना समय नहीं कि उन फलों के लगने के बाद वो जिंदा उन फलों को खाने के लिए बच सकें। उधर दूसरी तरफ कप्तान के हाथ कुछ बारूद लग गए। ऐसी गंभीर परिस्थिति में जहाज 2 गुटों में पूरे तरीके से बट चुका है और बीच में फंस गए बेचारे वो यात्री। अपने किए पर शर्मिंदा एडम ने आखिरकार ईवा से माफी मांगी, लेकिन ईवा को उस रात की सारी सच्चाई पता है। ईवा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इधर चोंग ने सोचा कि मिनिस्टर से पकड़ बनाए रखने के लिए सही मौका है, और चोंग ने चापलूसी करते हुए मिनिस्टर के हाथ अपनी बंदूक सौंप दी। अभी वो मंत्री खुद को इस जहाज का भगवान समझ बैठा है। उसने लोगों का खाना और भी घटाकर अब 2 दिन में केवल 1 बार कर दिया। दूसरे दिन स्वादिष्ट खाने की महक से जब सभी लोग मिनिस्टर के कमरे के आसपास जमा होने लगे तो उसने बाहर आकर प्लेट से एक बोटी फेंकी और लोग कुत्तों की तरह उस बोटी पर झपट पड़े। ये दर्दनाक और शर्मनाक नज़ारा देखकर ईवा से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ी कि खाना तो लूट लिया, अब जरा इंसानियत तो बचा कर रखो। हर बार की तरह जोंग ईवा को धमकाने लगा, लेकिन इस बार एडम सामने आकर ईवा का समर्थन करता है। हर रोज हो रही खाने की कमी से जिनके पास पैसे हैं वो सभी लोग घूसखोरी करने लगे। लेकिन वहां पर मौजूद बाकी लोगों को भी ये बात पता चल गई और इसके बाद नौबत छीना झपटी पर आ पहुंची। इतने में बाकी गुंडे और मिनिस्टर वहां पर आ पहुंचे। मिनिस्टर ने जॉम को थप्पड़ मारा। मिनिस्टर ने कहा, अपने लोगों को तुम काबू नहीं करना जानते, और उसी की दी बंदूक से वो मिनिस्टर उन सभी लोगों पर अपना धौंस जमाने लगा, जिसे देख चोंग को गुस्सा आया।
यहाँ पर बंदूक तो ताकत की निशानी बन चुकी है ना? जिसके हाथ बंदूक उसके हाथ में ताकत। इसके बाद मिनिस्टर ने उस चौंग को रात में ही शराब पिलाई ताकि जो भी रात में गड़बड़ हुई थी वो उन दोनों के बीच ठीक हो सके। मिनिस्टर को अपनी कमजोरी का अंदाजा है। वो जानता है कि उसे उन गुंडों की जरूरत कभी न कभी जरूर पड़ेगी। अभी ईवा के बाद एडम को भी उस बूढ़े आदमी के छोटे बागीचे के बारे में पता चल चुका है। ईवा ने कहा, ये हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा लगता है इन्हें सब कुछ पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और आखिर क्यों हो रहा है। नौबत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। अब 2 दिन से खाना 3 दिन में मिलने लगा। भूख से पागल लोगों ने स्टोर रूम पर धावा बोला। एक बार फिर से मिनिस्टर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब जब बात नहीं बन पा रही थी तो उसने उन्हीं में से एक आदमी को गोली मार दी। सभी लोग डर कर पीछे हो गए। अभी गुंडे लाश को जहाज से नीचे फेंकने जा रहे थे कि अचानक से बूढ़ा आदमी बीच में आकर उस लाश को वहां से ले चला जाता है। दरअसल पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है जो अब मिलना मुमकिन नहीं। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने लाश की हड्डियों को काटा, उन्हें जलाया और उन्हें पीस कर उन हड्डियों का चूरा बनाया जिससे वो सब्जियों को उगाने में मदद लेगा। ईवा ये सब देखकर पूरे तरीके से हक्का बक्का हो चली। ईवा को लगने लगा था कि क्या उसका बच्चा इस दुनिया में सुरक्षित आ पाएगा या नहीं। ईवा ने अपने बच्चे को सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए एडम को अपनी सारी सच्चाई बता दी और एडम से मदद मांगने की गुहार करती है, क्योंकि ये बच्चा उनका आने वाला भविष्य है। खाने की लगातार कमी को देखकर मिनिस्टर ने फैसला किया कि अब से किसी को भी खाना नहीं दिया जाएगा, जिस पर जोंग ने कहा कि इससे तो दंगा शुरू हो जाएगा और हम सभी तो उनके मुकाबले बहुत कम हैं। मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है उन सभी को रास्ते से हटा दिया जाए। अभी जो कप्तान को बारूद मिले थे वो मिनिस्टर और उसके साथ के गुंडों ने हथिया लिए थे और मिनिस्टर ने अभी एक प्लान बनाना शुरू किया। मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि आज से खाने में कोई रोक टोक नहीं होगी, जिसे जितना खाना है वो स्टोर रूम में आकर खा सकता है। सारे बेचारे यात्री खाने के लालच में स्टोर रूम में जा पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके मौत का सामान वहां पर जमा कर रखा गया है। और अचानक से ही कमरे को बाहर से बंद करके बारूद से उन सभी को वहां पर उड़ा दिया गया और बाकी बचे लोगों को उन सब ने चुन चुन कर मार डाला। जो सफर समुद्र के एक सुहाने सफर के लिए शुरू हुआ था, वो सफर अब मौत का तांडव खेल रहा है। जहाज की ऐसी हालत और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए कप्तान ने पूरे फसाद की जड़ खाने को आग लगा दी। अभी अपने आंखों के सामने खाने को जलता हुआ देखकर मिनिस्टर और जोंग तिलमिला उठे। सब कुछ राख में तब्दील हो गया। अब तो न लोग बचे न ही खाना, और दोनों आपस में लड़कर मर गए। और अभी नाव पर सिर्फ 3 लोग बचे हैं, एडम, ईवा और बूढ़ा आदमी। एडम और ईवा ने उस बूढ़े आदमी से कुछ खाने को मांगा, लेकिन मुर्गी के चूजे अभी छोटे हैं और पौधों को फल देने में अभी वक्त है। परिस्थिति हमें बताती है कि सब्र करना कितना जरूरी है। अभी उस बूढ़े आदमी ने उन दोनों को मरे आदमियों के मांस को दिया और पापी पेट तो सब कुछ खा लेता है। अभी बूढ़ा आदमी मरे हुए लोगों में थोड़ी सी मिट्टी और बीज डाल रहा है, जिनमें कुछ ही दिनों में नन्ही नन्ही पत्तियां निकल आईं। सच ही कहा गया है ना, इंसान मिट्टी का ही बना है और मरने के बाद इंसान एक दिन मिट्टी ही बन जाता है। लेकिन अभी उन दोनों की भूख बर्दाश्त से बाहर हो चली थी। उन दोनों ने बूढ़े आदमी का दरवाजा पीटना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़े आदमी ने उन दोनों को हथेली भर आधा मांस खाने को दिया, लेकिन ईवा को पता चल चुका है कि उस बूढ़े आदमी ने अपना कलेजा ही काटकर उन दोनों को दिया है। ईवा को इस बात का दुख हो रहा है। अगली सुबह उन दोनों को नाव पर खून के कुछ निशान दिखे, जो कि अनंत यानी कि इन्फिनिटी का साइन है, मतलब कि जो निरंतर है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये समय को दर्शाता है। एडम ने सवाल किया, आखिर बूढ़ा कहाँ गया होगा? क्या वो बूढ़ा आदमी कोई भगवान था या फरिश्ता? एक वो एडम और ईवा जो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, और ये एडम और ईवा दुनिया के आखिरी 2 बचे इंसान। सच ही कहा है ना, ये भूख एक ऐसी चीज है कि किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए कहीं हद तक मजबूर कर देती है। भूख से तड़पते एडम को अब वो मुर्गी खानी है।
लेकिन ईवा उसे रोकती है। वो कहती कि जब तक वो मुर्गी अंडा न दे हम उसे नहीं खा सकते, वरना उस बूढ़े आदमी की अब तक की कुर्बानी व्यर्थ हो चली जाएगी। लेकिन तिलमिलाता हुआ एडम कह उठा कि मैं पहले इस मुर्गी को खाऊंगा और जब उसके बाद भी भूख लगेगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को भी खा जाऊंगा। भूखे एडम ने जब मुर्गी को काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ईवा ने एडम के ऊपर वार करके उसे मार डाला। आज ईवा इस पूरे जहाज पर अकेली है। कुछ दिनों तक उसने एडम के मांस को खाकर अपना दिन बिताया और जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो उम्मीद की किरण उसके सामने आ पड़ी। बूढ़े आदमी के लगाए पौधों में अब फल होने लगे थे। मुर्गी ने अंडे भी दिए, जो कि इस बात का प्रतीक है कि अब ईवा जिंदगी जी सकती है और उसका बच्चा भी। कुछ दिन बाद ही ईवा एक लड़के को जन्म देती है। अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखकर ईवा कुछ समझ रही थी कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था। ईवा को लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी एक ज्ञानी था जो सबको जिंदा रखना चाहता था और जो सभी को जिंदा रहने के लिए तरीके सिखाकर चला गया। पूरे 17 साल बाद वो जहाज पूरा एक घना सा जंगल बन गया। बच्चा भी जवान हो चला है और ईवा अब बूढ़ी हो चुकी है। एक दिन साथ में खाना खाते हुए ईवा ने अपने बच्चे को देखा कि उसके हाथ में बंदूक है और अंत में वो लड़का अपने शरीर की, अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए अपने माँ के पीछे भाग रहा है। क्या सच में यही इंसानियत की आखिरी आशा है जिसने इंसानियत को एक बार फिर से तार तार कर दिया? ये जहाज कुछ और नहीं, हमारे दुनिया की सच्चाई बयां कर रही थी। कहीं न कहीं हम सभी इस दुनिया के सवारी हैं। हम भूल गए हैं ये सफ़र हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है और ना ही यहाँ पर मौजूद सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हमने फल को देने वाले पेड़ों को काटा, मिट्टी को, जल को, सबको दूषित किया, जिससे नदियाँ सूखने लगी, हवा को दूषित किया, स्त्रियों को केवल भोग और विलासिता का वस्तु समझकर इंसान उसे इस्तेमाल करने लगा है और आखिरकार हम सभी इस असंतुलन के भागीदार हैं। इतना कुछ कर लेने के बाद भी लोगों में स्वार्थ, हवस, जुआ, भूख की होड़ आज खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आज शुरू हुआ है आने वाले कल तक वो एक दिन ज़रूर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी कोई फरिश्ता या भगवान नहीं था, वो भी हम में से ही एक निस्वार्थ और बुद्धिमान प्राणी था। सवाल ये है, क्या हम सभी उस बूढ़े आदमी के जैसे किसी आने का इंतजार करेंगे या स्वयं ही स्वयं को बचाने के लिए सामने आएंगे? दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी और हैप्पी रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।